नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहाँ पे जो बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए डेली बेस पे करंट अफेयर की प्रिपरेशन अच्छे से हो, इसलिए हम द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं आफ्टरनून टाइम में, जिसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंस न्यूज या एडिटोरियल होती है उसकी मैं डिस्कशन करता हूँ। जो मेनली की फीचर होते हैं को हम हाईलाइट करके वही डिस्कशन करते हैं, और मैं आपको जो भी कोई थ्योरी है यदि उसमें हो सके तो मैप बेस या पिक्चर बेस इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको याद भी रह जाए। डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर जो भी बच्चे रेगुलर देख रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस में अपना नाम और एरिया का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, तो पता चले कितने बच्चे रेगुलरली करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दूसरे महत्वपूर्ण बात ये जो मंडे टू सैटरडे जो सेशन रहता है वो आफ्टरनून में रहता है। यदि टाइमिंग में कोई चेंजेस होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में दिया जाता है। आप द हिंदू पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे एक लिंक इन की गई है, वो लिंक फॉलो करके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यूपीएससी सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.ieslifestyle.com पे जाके फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडी की इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ ताकि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, वो पता चल जाए। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बारी बारी से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आया है अपने इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम चल रहा है एलएसी पे, उसको लेके। तो ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन जो 5 एक्शन प्लान था, ठीक है, हमने देखा था, उसी के संदर्भ में जितनी एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और चाइना के एलएसी को लेके, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की गई है। इसके अलावा भी काफी हिस्टोरिकल पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, तो सभी की चर्चा करेंगे बारी बारी से, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो क्या क्या बात यहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहली जो बात है वो है कि जैसे कि आपको बॉर्डर पे कौन सी लाइन है, ठीक है, वो पता होनी चाहिए। कहाँ कौन सी लाइन है, जॉनसन लाइन कहाँ पे है, ठीक है, मैककार्डी लाइन कहाँ पे है, फिर एलएसी कहाँ पे है, मैकमोहन लाइन कहाँ पे। इसका मैंने आपसे डिस्कशन किया था। यहाँ पे मुख्य रूप से बात क्या हो रही है कि भाई हमने जो 1993 में जो हमने एग्रीमेंट किया था, ठीक है, इंडिया और चाइना, उसमें हमने टर्म एक्सेप्ट की थी एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि भाई हमें वो टर्म जो है एलएसी टर्म, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि एलएसी की जो लाइन है वो प्रॉपर से बॉर्डर में डिफाइन नहीं है। समझिए, मैप भी समझा लेता हूँ। तो ये मैप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये है जॉनसन लाइन, जो इंडिया अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर मानता है, जो हम आप सभी अभी जो जम्मू कश्मीर वाला जो मैप ड्रॉ करते हैं, इस बेस इस लाइन को फॉर जो हमारी इंटरनेशनल लाइन है, ठीक है, बाउंड्री, उसको मानते हैं। ये लाइन है मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है। 1962 में जो चाइना क्लेम कर रहा था, वो इस लाइन के संदर्भ में क्या कर रहा था, क्लेम कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि वॉर हुई 1962 के, तब चाइना यहां से आते आते एलएसी तक यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हमने पहले देखा था। तो चाइना क्लेम कर रहा था मैकडोनल्ड लाइन, ठीक है, और वो पहुंच गया है अभी करंटली एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि एलएसी की जो ये लाइन है, ठीक है, हम मैप में तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वहां पे एक्चुअली सारा हिली माउंटेन एरिया है, ठीक है, वहां पे बॉर्डर फिक्स नहीं है। दूसरी चीज आपने देखी होगी, जब आप बात कर रहे थे, जब चाइना ने एयर फायर किया था, इसी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक तो प्रॉपर लाइन सभी जगह पे डिफाइन नहीं है, और जहां पे डिफाइन भी है, ठीक है, तो वहां पे पत्थरों की दीवार बनाई गई है, जो छोटा बच्चा भी उसको गिरा सकता है। तो ऐसी लाइन हमने ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई है, ठीक है। तो उसमें मैंने तभी आपसे बात किया था कि इंडिया वो पक्की बॉर्डर क्यों नहीं बनाता।
तो यहाँ पे यही चीज को रिपीट किया गया है कि इंडिया को जो 1993 में जो डिस्प्यूट पे एग्रीमेंट किया था, ठीक है, तो हमको या तो ये जॉनसन लाइन को रेफरेंस रखना था या तो मैकडोनल्ड लाइन को रेफरेंस रखना था, ठीक है। हमको एलएसी टर्म एक्सेप्ट करना नहीं था। इससे क्या होगा कि वो उसका क्लेम बढ़ गया। एक से चीन वाला एरिया है, जो क्लेम यहाँ तक करते थे वो यहाँ से यहाँ तक आ गए, और हम देख रहे हैं बारी बारी से एलएसी डिफाइन नहीं है, तो जो चाइनीज सोल्जर है वो बार बार आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वो अपनी जो मूल स्थान होता है, ठीक है, वहां से 20 कदम आगे बढ़ जाते हैं। यदि ना रोका जाए और 20 कदम आगे बढ़ जाते हैं, और रोका जाए तो 10 कदम पीछे चले जाएंगे, तब भी वो अपने जो मेन लाइन है उससे काफी आगे आगे होते हैं। तो ये डिस्कशन मैंने आपसे की थी इन डिटेल, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे बताई गई है एग्रीमेंट के स्वरूप में। आपको ये इंफॉर्मेशन भी मैंने डिस्कस की है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो जो चीजें है वही वही हमको डिस्कस करनी है। तो फिर यहाँ पे समझ लीजिए क्या बात हुई कि जैसे ये बात थी 1962 वाली, फिर बात आई नथुला पास वाली जो 1967 वाली थी। उसके बाद क्या हुआ, 1993 में जो एग्रीमेंट बना, ठीक है, उसमें हमने एलएसी जो डिफाइन नहीं थी पूरी तरीके से, बॉर्डर एक्चुअल डिफाइन नहीं है जैसे कि हमने टीओके डिफाइन किया है, ठीक है। जो एलओसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और बॉर्डर है वो फिक्स है, वो कंप्लीट बनाई हुई है। तो ऐसी कोई लाइन होती है तो डिमार्केशन जहां पे होता है जिसको क्रॉस करना आसान नहीं रहता है, तो उस टाइम पे या तो हम मैकडोनल्ड लाइन को या जॉनसन लाइन को ही रेफरेंस रखते तो अच्छा होता। फिर पता चला कि अपने जो भी एरिया है, जैसे अब हम मानसरोवर यात्रा में देखें, ठीक है, तो वहां पे जो मानसरोवर लेक है, तो उसके अगल बगल में भी चाइना ने क्या किया, मिलिट्री बेस सेटअप किए, ठीक है, रॉकेट लॉन्च पैड रखे हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि जो भी बॉर्डर एरिया है, ये जैसे डोकलाम वाले भी स्थिति है, तो वहां पे बात यही की जा रही है कि भाई जितना हो सके एलएसी पे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे प्रॉपर डिस्टेंस हो, और कोई भी मिलिट्रिकल एक्टिविटी बॉर्डर पे ना हो, कम से कम हो, ठीक है। फिर हमने एग्रीमेंट किया 2005 में कि भाई मान लो कि फेस ऑफ जैसी कंडीशन हो जाए कि इंडिया और चाइना के जो आर्मी है, ठीक है, एक दूसरे के सामने सामने आ जाए, तो किसी को हथियार नहीं उठाना है, ठीक है, शांति से बात करनी है, जो भी कोई डिस्प्यूट है या प्रॉब्लम है उसका जो लीडर है वही डिस्कशन करेंगे, फायरिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारे एग्रीमेंट हमने किए हुए हैं एलएसी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसका उल्लंघन सबसे ज्यादा कौन करता है, चाइना करता है, ठीक है। वो भी हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। अब डोकलाम वाला भी जो इश्यू है 2017 वाला, तो इसके भी काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम चली थी उस टाइम पे भी, तो वो भी डिस्कस किया था। मेन चीज आप समझो कि अपना आपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर देखा होगा, ठीक है, कौन से एरिया में, जो अपना आपको पता होगा पश्चिम बंगाल से हम जब नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाते हैं तो सिलीगुड़ी पास से होके जाते हैं, ठीक है। तो डोकलाम को टारगेट करने का उनका डे क्या था, सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है वो वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है। यदि डोकलाम पे चाइनीज मिलिट्री आ जाती है तो वो सिलीगुड़ी जो एरिया है, ठीक है, उसको भी मॉनिटर करेंगे और उसको बंद कर दे, तो जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया है उसका नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है उसके साथ की कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ये टारगेट से चाइना जो डोकलाम वाला जो एरिया था वो क्लेम कर रहा था। तो फिर इंडिया ने क्या किया, उसको भी काउंटर करने के लिए जैसे और भी सब रूट बना लिए हैं, ताकि नॉर्थ ईस्ट रीजन जो अलग है, ठीक है, तो उसके लिए बांग्लादेश वाला रोड वे, और दूसरा म्यांमार से, इंडिया से म्यांमार बाय सी रूट, एंड उसके बाद बाय रोड वहां पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में जा सके, ताकि उसकी कनेक्टिविटी बढ़े और जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी अपनी कम हो। तो ये सारे पॉइंट भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, पुराने बच्चे उनको पता ही है, जो नए बच्चे उनको रिवीजन हो जाए इसलिए हमने चर्चा किया है। इसके अलावा भी जो बाकी सारे एरिया है, ठीक है, जो हमने डिस्कस किए हुए हैं वो भी आप मैप में देख लीजिएगा। इसके अलावा भी काफी सारे हमने ऑलरेडी मैप डिस्कस किए हुए हैं। दूसरा, आज हिंदी दिवस है, ठीक है, भाषा को लेकर सबसे बढ़िया दिन है, ठीक है। इस दिन को आपको एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, वो है कि हम क्यों हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं कर सकते। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, हम क्यों हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं कर सकते, उसमें चुनौती क्या क्या है, उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है, ठीक है। वर्ड लिमिट है 1500, 1200 से 1500 के टारगेट से आपको लिखना है, ज्यादा लिखना है, ताकि आप जितना भी हो सके उतना आप कंटेंट यूटिलाइज कर सके। यदि आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है तो, जिन बच्चों ने नहीं किया है
वो पहले सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद लिख सकते हैं। फिर मैं आपसे डिस्कस मैंने ऑलरेडी कर लिया है जो डेप्यूटी स्पीकर है उनके बारे में। तो 17वीं लोकसभा में अभी डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली है, ठीक है, उसके लिए अभी इलेक्शन होगा। तो डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, उनका रोल क्या होता है, ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए हुए हैं इंडियन पार्लियामेंट्री में, जो यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर अभी ही थोड़े दिनों पहले ही जो राज्यसभा टीवी है, ठीक है, उसके विशेष कार्यक्रम में डेप्यूटी स्पीकर का कार्य, इलेक्शन, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आई है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, प्रिपरेशन के लिए। जिन बच्चों ने प्रिपेयर नहीं किया है, वो जिन्होंने किया है वो उनको पता होगा, तो वो अपने से भी कॉन्क्रीट आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, गाइडलाइंस आई है WHO की, जो भी प्रेग्नेंट वुमन है उनके लिए, तो उसमें समझ लीजिए क्या क्या बात हो रही है, तो समझने में आसानी होगी। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म की बात की गई है। टर्म क्या है कि भाई मान लो जितनी अभी प्रेग्नेंट वुमन है उसमें से 8 से 10% वुमन है वो कोविड-19 की इन्फेक्टेड पेशेंट है, ठीक है। वो यदि अभी समझ लीजिए, इसके आधार पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको समझने में आसानी होगी बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने देखा होगा जो भी लेडीज रहती है, ठीक है, उसको बार बार अपना चेकअप के लिए, रूटीन चेकअप के लिए क्या अस्पताल जाना पड़ता है और चेकअप करवाना पड़ता है। तो इस कंडीशन में यदि मान लो कि वो कोविड-19 की इन्फेक्टेड पेशेंट है, ठीक है, तो उसके वजह से बाकी जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनको कोरोना वायरस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे जो डिस्कस की गई है वो है कि मान लो कि यदि उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं है तो हॉस्पिटल में जो बाकी महिला है जिनमें से किसी को है, या हेल्थ एक्सपर्ट कोई भी व्यक्ति है, डॉक्टर है, नर्स है, ठीक है, कंपाउंडर है, उनको यदि कोरोना वायरस है तो भी उनको होने के चांस है। मान लो यहाँ से आते जाते रास्ते में या किसी भी जगह पे छूने से उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उनका ऑलरेडी कोरोना टेस्ट होता है, ठीक है, तो उनको है कि नहीं वो पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद वो कब इन्फेक्टेड हो जाए वो कहना मुश्किल है। दूसरी एक टर्म थी जो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस की हुई थी, वो है कि यदि माता, ठीक है, जो महिला जो गर्भवती है, यदि उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन है और उसके वजह से बच्चों को हो जाता है, तो ऐसे इन्फेक्शन को हम वर्टिकल इन्फेक्शन कैटेगरी में रखते हैं, तो हमने डिस्कस किया है। तो WHO का कहना क्या है कि अभी जितना भी हो, ठीक है, अभी जितना भी हो, जो फीमेल है, ठीक है, मैरिड वुमन है, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का उपयोग करे, गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करे, ताकि इस टाइम पे वो प्रेग्नेंट ना हो, ठीक है, ताकि उनको बार बार हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाना ना पड़े और जो ये स्प्रेडिंग हो, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन की स्प्रेडिंग हो, वो ना हो सके, ठीक है। तो उसके लिए ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है कि भाई इससे प्रेगनेंसी नहीं होगी तो उसको बाहर नहीं जाना है, ठीक है, महिला को नहीं होगा तो बच्चे को होने का कोई चांस नहीं है। दूसरा, कि यदि महिला को किसी कारणवश प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्फेक्शन हो भी जाता है तो वो एज अ कैरियर ये अपने परिवार के लिए भी खतरा बन सकती है और अपने बच्चे के लिए भी। तो अभी कहा गया है कि जो ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज है, ठीक है, कोविड-19 के भी 4 स्टेज थे, तो वहां पे ही हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज की हमने यही बात की थी कि किसी भी कारणवश जो घर के बाहर एक भी व्यक्ति जाता है, ठीक है, कल भी हमने आपसे डिस्कस किया था संडे सेशन में, साइंस सेशन में, कि मास्क पहनना क्यों जरूरी है, ठीक है, तो उसी में यही सारी इंफॉर्मेशन का डिस्कशन किया गया है। तो यदि महिला अपनी सतर्कता रखे और अगर प्रेग्नेंट ना हो तो ये सारी चीजें आएगी नहीं, तो इसी पे फोकस किया गया है, इसी पे गाइडलाइंस दी गई है कि आप हो सके तो अभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का इस्तेमाल करो ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो और इससे जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज है वो ज्यादा ना फैले, स्प्रेडिंग हो, ठीक है, वो कम हो और बच्चा, परिवार और सभी लोग क्या हो, स्वस्थ हो। और जिनको भी है, जो प्रेग्नेंट है, जिनको जाना है, तो उनको सारी केयर करनी है, क्या क्या केयर करनी है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में बताई गई है। इसके अलावा मैंने आपसे बात की थी कि मोदी जी ने जैसे अभी बताया है कि भाई जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ठीक है, यानी जब तक दवाई नहीं मिलती है तब तक हमको सारी गाइडलाइंस है वो पर्टिकुलर फॉलो करनी है। भले अभी अनलॉक चल रहा है, ठीक है, सारा कुछ चीजें सही से चल रही है, लेकिन अपने जो प्रिकॉशन लेते हैं उसको रोकना नहीं है। दूसरी यहाँ से फिर से इकोनॉमी के ऊपर इंफॉर्मेशन आई है IIP को लेके,
तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, जो 8 कोर इंडस्ट्री उसका डिस्कशन किया हुआ। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जो आईआईपी में जितने भी 3 टाइप के जो हमने देखे थे, ठीक है, माइनिंग हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग हो गई, तो ये सारे जो इंडस्ट्रियां है, तो उसमें कितनी इंडस्ट्रियां है, और 8 कोर इंडस्ट्री में भी हमने देखा था कि वहां पे इकोनॉमी में, वहां पे ऐसा था कि कितनी भी खराब कंडीशन क्यों ना हो, कितना भी रिसेशन क्यों ना हो, मार्केट में कितनी भी मंदी क्यों ना हो, लेकिन वो जो 8 कोर इंडस्ट्री थी वहां पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। ऑल ओवर आईआईपी देखे तो 10.4% कंट्रैक्शन हुआ है, ठीक है, इकोनॉमी में। यानी ये बहुत बड़ी बात है, यानी आने वाले समय में इसको और बिगड़ने की हालत पे हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी ये ग्रो नहीं कर रही। ऐसा था कि भाई मान लो कि अभी रिकवरी वाली होती, ठीक है, यानी जेट डाउन होता, यानी एक मान लो कि अभी मार्केट नीचे आ गया था, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर जाना चाहिए, तो उसके जो ग्राफ हो तो उसको पॉजिटिव ग्राफ बोले। तो अभी ऐसे कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहे कि ये रिकवर हो गए, या तो वो इस तरह से नीचे जा रहे हैं जैसे नॉर्मली जाते हैं, ठीक है, डिग्रोथ जैसे हो रहा है, या तो वो डिक्लाइन मोमेंट में ही है इस प्रकार से, यानी और आगे बढ़ रहा है लेकिन क्या डिक्लाइन पोजीशन में, वो अप नहीं हो रहा है। तो यही सारी चीजें बताई गई है। तो ये इंडस्ट्री के लिए खराब संकेत है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए भी। तो इससे और बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि यदि किसी भी कारणवश कंपनी है उसने अपना कार्य रोका, ठीक है, कंपनी बंद की, एम्प्लॉयमेंट बंद किया, ठीक है, तो और परेशानी बढ़ जाएगी, जो मजदूर लोग हैं उनके लिए भी, और जो वर्कर है उनके लिए भी, और जो भी वहां पे ग्रेजुएट या नॉन ग्रेजुएट लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट या कोई भी, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है, और उससे जुड़ी सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। इसका भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर अभी टॉपिक आया है जो हमने चाइनीज ऐप बैन की थी उसके बारे में। तो दोस्तों इसकी भी काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था। उसमें साइबर स्पेस में मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी कि सिर्फ एप्लीकेशन बैन करने से इंडिया को इसका बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, मैंने तभी आपको बोला था। तो यही चीज यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। टर्म याद रखिएगा, इंटरनेट वॉल ऑफ चाइना, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो आपको पता होगा, फिजिकल आप देख सकते हैं। ये बात हो रही है जैसे कि हमने जो एप्लीकेशन बंद की है वो इंटरनेट बेस्ड थी, ठीक है, तो उसी के बेस पे यहाँ पे काफी सारी बातें बताई गई है। वो मैं आपसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर बाकी जितने पॉइंट है वो मैं आपसे साझा कर लूंगा। तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि भाई मान लो इंडिया ने एप्लीकेशन बैन तो कर दी, यानी इंडिया में इसके नंबर्स ऑफ मिलियन ऑफ और बिलियन ऑफ यूजर है, लेकिन उसका फायदा तब इंडिया को मिलेगा जब इंडियन आईटी एक्सपर्ट है, ठीक है, जितने इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो अपना खुद से सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करके लाए और उसका इस्तेमाल भारतीय मूल के लोग भी करें, तो उससे भी रेवेन्यू कलेक्ट हो, इससे कंपनी स्ट्रांग हो, उसका डेवलपमेंट हो, और वो अपने जैसे विदेशों में भी उसकी शाखाएं बने, तो उनको बेनिफिट मिल सकता है। अपना जो सिलिकॉन वैली है, ठीक है, जहाँ पे आईटी एक्सपर्ट कार्य करते हैं, तभी इंडिया को बेनिफिट होगा, रियल बेनिफिट। दूसरी यहाँ पे बात की गई है कि भाई जैसे ही हमने एप्लीकेशन बैन किया तो चाइना ने हमें क्या बोला कि भाई आपके इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है, कंट्री कंट्री के साथ, उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। ये तो कैसी बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी जो चाइना है उसकी पॉलिसी के बारे में मैंने आपसे जब बैन किया था तभी बताया था कि चाइना में कोई भी विदेशी कंपनी अपना जो मूल स्वरूप है वो लेके आ नहीं सकती, यदि आना भी है, ठीक है, तो उसको चाइनीज कंपनियों के साथ क्या करनी पड़ेगी, डीलिंग करनी पड़ेगी, या तो चाइनीज कंपनियों के साथ उनका आईपी थ्रेट रहता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि उसका जो मूल स्वरूप जैसा भी दिख रहा है, ठीक है, यानी मान लो कि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो ये पूरा एक सेटअप है, ये मैं सेटअप के थ्रू काम कर रहा हूँ, तो ये सेटअप हमने बनाया है, ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट ने बनाया, तो हमको पता है ये कैसे काम कर रहा है। तो नए कोई इंस्टीट्यूट को मान लो कि ये करना है तो उसको ये सेम नहीं कर सकते, वो थोड़ा इसमें चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। इसका भी एक एग्जांपल मेरे पास है, मैं समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई आप मान लो कि भाई आपको सेम कॉपी बनानी है, तो आपको उसका फंक्शनिंग कोडिंग सब कुछ पता हो, तब आप उसका सेम इफेक्ट दे सकते हैं और उसका सेम बना सकते हैं। तो वही चीज शेयर करनी पड़ती है चाइनीज के साथ। बेस्ट एग्जांपल है, पबजी एप्लीकेशन को चाइना में लॉन्च करने के लिए चाइनीज कंपनी थी, ठीक है, उसके साथ टाइप करना पड़ा, तब जाके पबजी एप्लीकेशन चाइना में गई, चाइना की पार्टनरशिप पबजी को मिली, इसलिए जो 118 एप्लीकेशन बैन की उसमें पबजी भी बैन थी, ठीक है। पबजी मूल
चाइनीज कंपनी नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसकी इस स्ट्रेटेजी के कारण वहां पे चाइनीज कंपनी पार्टनर हो गई, ठीक है, उसके वजह से उसको भी रिमूव किया गया। तो उसके बाद अपने अक्षय जी ने 4G लेके आए, ठीक है। तो गेम खेलने के लिए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप अपने फ्यूचर को लेकर इतनी चिंतित है तो गेम खेलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता होने चाहिए। दूसरी बात, तो जो इंडिया को क्लेम कर रहा था कि भाई इंडियन जो है इंटरनेशनल जो ग्लोबल अपने ट्रेड होते हैं, ग्लोबल जो एक्टिविटी होती है, कंपनी का जो एक्सपेंशन होता है, उस पर रोक लग रहा है। तो ये तो चाइना सालों से कर रहा है। चाइना में मान लो ये अपने जो भी है, जैसे आपने पता होगा कि वहां पे अमेजोन नहीं है, ठीक है, वहां पे अलीबाबा है, दूसरा वहां पे गूगल सर्च इंजन नहीं है, वहां पे बाइडू है, सेम वहां पे योकू है, यूट्यूब नहीं है, वहां पे योकू है। यानी आप ये देख सकते हैं वहां पे इंस्टाग्राम नहीं है, वहां पे जियोहोंग है, ठीक है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि जो पूरे विश्व में अवेलेबल है वो चाइना में अवेलेबल नहीं है, और चाइना में उसका सेम कॉपी क्लोन अवेलेबल है, ठीक है। इससे काफी बार चाइना पे आरोप लगे हुए हैं कि भाई वहां पे वो लोग जो कंपनियां होती उनको आने नहीं देते, और वो उनका क्लोन बना के सेटअप कर लेते पूरा, और वही चीज डेवलप होती है। तो अलीबाबा इसी प्रकार से डेवलप हुए और अभी एशिया में काफी इफेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो यही स्ट्रेटेजी अभी हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई मान लो अभी एप्लीकेशन तो बैन हो गई, उसकी रिक्वायरमेंट तो है, तो इंडिया अपनी खुद की इंडियन मुल्क की एप्लीकेशन बनाए, उसका हम सब इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे अपना जो आईटी आउटसोर्सिंग है, सर्विस है, वो बढ़े इंडिया का, ठीक है, इंडिया का बढ़े, और ये कंपनी इतनी आगे जाए कि अपने जो पड़ोसी मुल्क है वही नहीं, पूरा विश्व इसका इस्तेमाल करे, तो इंडिया के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो मैंने तभी आपसे पॉइंट डिस्कस किया था कि ये हम पॉइंट चाइना के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया खुद भी अपना खुद से भी बना सकता है, ठीक है। जैसे अभी बाकी सारे कंट्रियां भी काम कर रही है, तो हम अपना खुद का सर्च इंजन बना सकते हैं, हम खुद के सोशल मीडिया चैटिंग ऐप बना सकते हैं, ठीक है, जो इंडिया का ही हो, जिसके लिए इंडिया से ही जुड़ना पड़े। तो ये अपने लिए फायदेमंद है, तो ये मैंने डिस्कशन किया था। इसके बाद यहाँ पे बात की जा रही है जो कांग्रेस है, ठीक है, वो अपने हैंड को सैनिटाइज कर रहे हैं, यानी ये टारगेट कर रहा है कि अभी जो कांग्रेस है तो उसके जो मूल पुराने काफी सारे लीडर थे उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, ठीक है। ये वही दर्शाता है, अपने काम का नहीं है, इसको स्किप करो। अभी एक बात हो रही है इंडियन कैंसर के जो पेशेंट है उनके बारे में, काफी इंफॉर्मेटिव है, हेल्थ केयर सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो समझ लीजिए। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च, इनके द्वारा एक डेटा जारी किया गया जिसमें बताया गया है कि इंडिया में अभी 13.9 लाख केस है कैंसर के। अभी एक चीज याद रख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है, आपको एग्जैक्ट नंबर याद ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको 14 लाख याद रखने, ठीक है। इंडिया में कैंसर पेशेंट करंटली 14 लाख है। दूसरी चीज कंपेरिजन दी गई है 2017 के कंपैरिजन में, ये डेटा 2.6 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। 1919 टू 2016 तक के जितने भी डेटा है उससे 2.6 टाइम्स ज्यादा है। दूसरी चीज कि 2/3 जो कैंसर है, ठीक है, कॉमन जो कैंसर है, यानी 2/3 यानी 2% से भी ज्यादा, ठीक है, यानी 3 भाग करो तो उसमें से 2 भाग, यानी मोर देन 60 to 70%, 66 to 67% जो केसेस है मेन में, वो है लंग कैंसर, ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर, स्टमक कैंसर, इसोफेगस, ये इसोफेगस अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, और औरतों की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ओवरी कैंसर और गोल ब्लैडर कैंसर, ये कॉमन है। इसमें भी रीजन है 27% जो कैंसर के केस है वो टोबैको की वजह से है। दूसरा टोबैको के अलावा अल्कोहल, ठीक है, जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए है, और दूसरा भी इसके लिए कारण बताया गया, यही अलौता कारण नहीं है, इस दो के अलावा भी काफी कारण है। वो है सबसे पहले वो है लोग जो कोई भी लो फिजिकल एक्टिविटी, यानी कोई भी है जो एक्सरसाइज नहीं करते, नॉर्मली योगा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करते। दूसरा ओबेसिटी, यानी जिनका वेट ज्यादा है, और तीसरा है पोल्यूशन, ये भी अफेक्ट करता है। यानी मान लो कि कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि खाली टोबैको या अल्कोहल से ही कैंसर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं, सभी को कैंसर नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर लोग को होता है, तो उसमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, ये रीजन पाए जाते हैं कि जो अल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग जैसे कार्य करते हैं, ठीक है, उसमें कैंसर होने के चांस ज्यादा है, तो कंपेरेटिवली देखा है। अभी इस चीज को लिंक किया गया है बाकी सारे जो एरिया है वहां पे, वो भी समझ लीजिए क्या क्या बात की गई है कि भाई मान लो जो भी पेशेंट आते हैं कैंसर में,
ठीक है। तो उसमें से जो भी पता चलता है कैंसर है कि नहीं है, तो वो सीधा थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में होते हैं। और मैं आपसे बात करूं, जो थर्ड और फोर्थ स्टेज में जो कैंसर होता है, ठीक है, उसकी रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं। यानी ज्यादा से ज्यादा वो 4 से 5 महीने तक उनका लाइफस्टाइल रहता है यदि वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बोलते हैं हेल्थ केयर सिस्टम में, जहाँ पे कैंसर पेशेंट से डील होती है और उसको कीमोथेरेपी दी जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपने देखा होगा उनके बाल झड़ जाते हैं, बॉडी पूरी चेंज हो जाती है, मोटापा दिखने लगता है, तो उसके जिंदा रहने के चांस कम हो जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हाईलाइट की गई, मान लो कोई भी मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें से किसी को भी किसी भी कारण के, टोबैको की वजह से या अल्कोहल की वजह से कैंसर हो गया, तो उस परिवार में जितनी भी इनकम होगी वो सारी दवाइयों में और उनके ट्रीटमेंट में खर्च हो जाएगी। तो ऐसा परिवार ना तो एजुकेशन प्रॉपर से ले पाएगा, ना तो अपने खाने पीने पे फोकस कर पाएगा, तो उन परिवार का जो रहना है, ठीक है, वो मुश्किल हो जाएगा। यही चीज की यहाँ पे बात की गई है। तो जितना भी हो सके उतना कार्य करना है, कैंसर के पेशेंट कम हो, ठीक है, कैंसर होना कम हो, और ऐसे भी कोई प्रोजेक्ट लाया जाए जहाँ पे लोगों का चेकअप रेगुलर हो, तो पता चल जाए कि ब्लड किसी प्रकार का कैंसर है या होने की संभावना है, ठीक है। तो उससे परिवार की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको भी चेंज किया जा सकता है, उसके परिवार का लाइफस्टाइल है उसको भी सुधारा जा सकता है। ये अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी है जो हमको कम करना है डेट 2030 तक, तो उसके लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, काफी सारी योजना है जो गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जा रही है। आयुष्मान भारत, फिर स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, एन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और इसके अलावा भी काफी सारे जो कैंसर के ऊपर ही काम कर रहे हैं, जैसे नेशनल हेल्थ पॉलिसी में तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैंसर, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, तो ये सारे जो एक्टिविटीज है, सारी योजना है, यदि आपको सबको नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि करंट पे जो भी योजना या जो भी चीज डिस्कस होती है तो उसमें आपको ये सारी चीजें पता हो तो अच्छा रहता है। यदि कोई प्रीलिम्स में आपको करेक्ट सेंटेंस में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। दूसरी चीज, ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ पे बताया गया कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ठीक है, स्मोक, स्ट्रोक, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड कैसे, मान लो कि भाई कोई भी व्यक्ति है कि जैसे मैंने बताया कि उनकी लो फिजिकल एक्टिविटी है, ठीक है, वो ओबेज है, तो यदि लो फिजिकल एक्टिविटी है और वो ओबेज हो गया है, ठीक है, तो उसमें या तो डायबिटीज या हाइपरटेंशन के पेशेंट, कार्डियोवास्कुलर पेशेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। यदि ये बीमारी आ गई तो उसके साथ बाकी बीमारियां भी आती जाती रहती है, ठीक है, तो उसी से आगे बढ़ के कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जितना भी हो सके उतना फिजिकल एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट करो। यदि आप तीसरे चौथे माले पे रहते हैं तो दिन में कम से कम 3 से 4 बार सीढ़ियों का इस्तेमाल करो, ठीक है, या 10 या 15 मिनट आप चलने का या दौड़ने का फिजिकल कुछ भी एक्टिविटी करो, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी हेल्थी रहे। आपको पता होगा लबनासना में भी जो मॉर्निंग सेशन रहता है, ठीक है, उसको पीटी सेशन बोलते हैं, जहां पे फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है, योगा करवाया जाता है, ठीक है, मेडिटेशन करवाया जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है ताकि आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी चलती रहे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसकी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता था। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी अटेंडेंस देना भूलिएगा नहीं, और आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे। हिंदी दिन के आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। जय हिंद, वंदे मातरम।